हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्मी विंग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीसी के अगले चैप्टर के बारे में। वो चैप्टर क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ये भी अगेन अ वेरी सिग्निफिकेंट चैप्टर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? क्रिटिकल थिंकिंग इज द एबिलिटी टू एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस एंड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। देखो क्या कहता है, क्रिटिकल थिंकिंग इज एन एबिलिटी क्रिटिकल थिंकिंग इज एबिलिटी एबिलिटी किस चीज़ की? टू एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस इन ऑब्जेक्टिव मैनर। क्रिटिकल थिंकिंग वैसे क्या होता है हिंदी में अगर हम देखें तो गहन सोच, किसी भी मुद्दे के बारे में गहन सोच करना, एनालाइज करना उसकी इंफॉर्मेशन को इन ऑब्जेक्टिव मैनर। ऑब्जेक्टिव मैनर यानी किसी भी चीज़ों को बड़ी ही ऑब्जेक्टिव तरीके से। ऑब्जेक्टिव मतलब जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई सारे ऑप्शंस के साथ, तो ऐसे कई सारी ऑप्शंस, कई सारी इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके इस तरीके से एनालाइज करना। इट हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज एंड असेस द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड एंड बिहेवियर सच एज मीडिया, पीयर प्रेशर, इन्फ्लुएंस। ये हमें कहाँ हेल्प करता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लास्ट सबसे पहली वीडियो में बात की थी क्या कि आवर वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो कई सारी दो कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन आ जाए, पीयर प्रेशर यानी जो हमारे साथ वाले होते हैं, मीडिया से कोई, तो क्रिटिकल थिंकिंग हमें उस सारी इन्फॉर्मेशन में बाइफरकेट करना, विचारना, अलग अलग करना सिखाता है। ओके, इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग इज नॉट क्रिटिसिज्म। किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना यानी किसी की मतलब किसी चीज़ को, क्रिटिसिज्म को क्या कहते हैं हिंदी में, आलोचना करना नहीं है। इट इज़ अ लिंक बिटवीन पॉजिटिव थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग। ये पॉजिटिव थिंकिंग के और क्रिएटिव थिंकिंग के बीच का लिंक है एंड अ वेरी एसेंशियल फॉर पॉजिटिव एंड क्रिएटिव इमोशंस एंड बिहेवियर, जो हम आगे देखेंगे भी। डोंट वरी अबाउट इट। इट इज़ ऑल्सो लॉजिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल थिंकिंग। लॉजिक से, किसी न किसी एक लॉजिक से, यानी उसके बीच में कोई ना कोई कनेक्टर जरूर होगा, दो इन्फॉर्मेशन के बीच में कोई कनेक्टर जरूर होगा, कोई लॉजिक जरूर होगा। ओके, तो उस लॉजिकल थिंकिंग को भी हम क्या क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, या एनालिटिकल। एनालिटिक्स क्या होता है? कई सारी इन्फॉर्मेशन को अलग अलग चीज़ों में एनालाइज करना, बांटना। ओके, क्रिटिकल थिंकिंग अनेबल अस टू एनालाइज इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस ऑब्जेक्टिवली एंड असेस द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द वे वी थिंक एंड एक्ट। क्रिटिकल थिंकिंग क्या करता है? अनेबल अस टू एनालाइज, हमें इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना और एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करना ऑब्जेक्टिवली हमने अभी डिस्कस किया, एंड असेस द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द वे वी थिंक। जिस तरीके से हम सोचते हैं किसी भी चीज़ के बारे में वो हमें सिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, चलो पहले एक बार पूरा देख लेते हैं, देर आफ्टर वी विल लर्न फ्रॉम एन एग्जाम्पल। क्रिटिकल थिंकिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर एनी ऑफ आवर क्रूशियल लाइफ डिसीजन। क्रिटिकल थिंकिंग हमारी किसी भी लाइफ डिसीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, यानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलो अभी एक चीज़ से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर आर टू डिसीजन यू हैव टू मेक। डिसीजन नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल आपको ऑप्ट करना है कि यार व्हाट शुड आई डू आफ्टर डूइंग 10+2 साइंस। तो आपने इधर कि हाँ आई कैन गो फॉर IITs या NIT, अल्टीमेटली फॉर इंजीनियरिंग। दूसरा आपने ऑप्शन देख लिया कि आई कैन गो फॉर BSc, आई कैन गो फॉर आर्म फोर्सेज और एनी अदर जॉब। देर आफ्टर यू स्टार्ट एनालाइजिंग, IIT करूँगा तो क्या होगा, BSc करूँगा तो क्या होगा, जॉब कोई करने लग जाऊँगा, अभी गवर्नमेंट सर्विसेज में जाऊँगा तो क्या होगा, मेरे करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, मेरी बाद की सर्विस कैसी होगी, ठीक है, मेरे पास मौके क्या क्या हैं, मेरी स्ट्रेंथ कहाँ कहाँ अच्छी करती है, मेरी स्ट्रेंथ के अच्छे हिसाब से मैं कहाँ कहाँ, मेरे को पसंद क्या है करना। सो दिस इज़ अल्टीमेटली क्रिटिकल एनालिसिस। और उसके बाद आप एक डिसीजन पे आते हो कि नहीं भाई, मेरे घर की कंडीशन ऐसी है, मेरे माता पिता मेरे को नहीं पढ़ा पाएंगे, ये है वो है, मेरा कैलिबर ऐसा है, मेरे को अगर IIT जाना पड़ेगा, मेरे को टाइम लगेगा, ये हो। देर आफ्टर यू एनालाइज दैट कि नहीं, आई वॉन्ट टू गो ऑप्ट फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज, कि मैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में या किसी भी क्लरिकल जॉब में जाऊँगा। सो दिस इज़ अल्टीमेटली क्रिटिकल थिंकिंग। बट इफ़ योर एम इज़ अबाउट टू बिकम ए इंजीनियर, लेकिन आपका मन है इंजीनियर बनने का, देर आफ्टर एंड यू ऑप्ट दिस, उसके बाद फिर आप मेहनत करते हो, देर आफ्टर कम्स हार्ड वर्क।
हार्डवर्क इधर भी है, ऐसा नहीं कि कोई भी क्लरिकल या ऐसे वैसे आप कहीं चले जाओगे बिना हार्डवर्क के, हार्डवर्क यहाँ पे भी है, लेकिन दिस इज ऑल द रिजल्ट ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस या क्रिटिकल थिंकिंग, कि हम सारे जितने हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन सबको एनालाइज करते हैं एंड देयर आफ्टर वी अराइव एट ए डिसीजन। इसी को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए क्या क्या जरूरी होता है, इन्वॉल्व लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग। हमें लॉजिक लगाना आना चाहिए कि भाई मैं अगर बीटेक करूँगा तो मेरे साथ ये होगा, मैं अगर बीएससी करूँगा तो मेरे को इतना टाइम लगेगा, अगर मैं डायरेक्ट जॉब करता हूँ तो मेरे को ये फ़ायदे होंगे। तो यू शुड हैव अ लॉजिक बिहाइंड इट, देयर शुड बी रीजन लॉजिक बिहाइंड इट। इट ऑल्सो इंक्लूड स्किल एज कंपेरिजन, क्लासिफिकेशन, कोज इफेक्ट, डिडक्शन, रीजनिंग एंड प्लानिंग, जो अभी हमने डिस्कस किया कि हमने कंपेयर किया तीनों के बारे में, क्लासीफाई किया कि आईआईटी के बारे में के बाद क्या हो सकता है, बीएससी के बाद क्या हो सकता है, एंड ऑल अदर स्टेप। फिर प्लान किया, देयर आफ्टर वी स्टार्टेड वर्किंग हार्ड एंड फाइनली अचीव आवर एम। आफ्टर ऑल द क्वालिटी ऑफ एवरीथिंग वी डू इज डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ आवर थिंकिंग। जैसा हम सोचेंगे, जैसी क्वालिटी हमारी थिंकिंग की होगी, वैसे ही हमारी लाइफ होगी। It involves analyzing and judging the information provided and the weighing the pros and cons। हमने अभी डिस्कस किया बीटेक करेंगे तो क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, बीएससी करेंगे तो क्या फ़ायदे क्या नुकसान, अगर डायरेक्ट सर्विसेज में जाते हैं किसी में तो क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। क्रिटिकल थिंकर्स गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द सेंसेस, वर्बल और द रिटन, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, ऑब्जर्वेशन। यानी वो हर जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, पहले इंटरनेट से, किसी को पूछ के, किसी से बात करके, किसी को लेटर लिख के, ईमेल लिख के, उनसे रिप्लाईज लेके, ओके, देयर आफ्टर दे डिसाइड। अगेन अगर आपके पास आपके एनसीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, देन प्लीज सेंड मी। उसके बाद देखते हैं कि क्रिटिकल थिंकर बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए क्या क्या जरूरी, एनालाइजिंग द इन्फॉर्मेशन एंड एग्जामाइनिंग इन डिटेल्स। अगर आप डिटेल्स में नहीं सोचोगे देन यू विल कीप ऑन जंपिंग फ्रॉम वन डिसीजन टू अनदर, अनदर टू वन, वन टू टू, टू टू थ्री, थ्री टू अगेन वन, वन टू, और आप इसी में कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, थिंकिंग अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड पॉसिबिलिटीज़, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को सोचना, अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ को सोचना। बीटेक करूँगा तो क्या हो जाएगा, बीएससी करूँगा तो क्या हो जाएगा, अगर सर्विसेज में जाऊँगा तो क्या हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंसीडर अवेलेबल इंफॉर्मेशन अबाउट मेकिंग एन अप्रोप्रिएट डिसीजन। यानी कंसीडर जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस सारे को एनालाइज करना बिफोर टेकिंग एन डिसीजन, ये बहुत ज़रूरी है टू बिकम अ क्रिटिकल थिंकर। रीजनिंग, थिंक लॉजिकली, मेक लिंक्स बिटवीन द आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमें लॉजिकली सोचना है, ये नहीं कि बस हाँ चलो यार आईआईटी करना है, चलो मैं आईआईटी करता हूँ एंड आई एम नॉट इवन हैविंग अ कैलिबर टू क्लियर जेई मेंस, और मैं अपने माँ बाप का 5 लाख 10 लाख लगवा दूँ, वो भी उन्होंने बेचारों ने कहीं से कर्जा लेके लिया हो, लोन लिया हो, एंड देयर आफ्टर यू आर डूइंग नथिंग। ओके, सो देयर शुड बी सम लॉजिक्स बिहाइंड कि मेरे फैमिली कंडीशन है, मेरे पेरेंट्स कैन सपोर्ट मी, या फिर मैं इधर से कर लूँगा। फॉर एग्जाम्पल यू क्रैक्ट आईआईटी जेईई, देयर आफ्टर यू फैच अ लोन, तो देयर शुड बी अ लॉजिक्स, ठीक है, लिंक होना चाहिए इन्फॉर्मेशन के और आइडिया के बीच में। ओके, इवेल्युएटिंग, एग्जामाइनिंग इन्फॉर्मेशन टू असेस वेदर इट इज़ यूजफुल, रेलेवेंट एंड रिलायबल, कि जो मैं डिसाइड कर रहा हूँ, इवेल्युएटिंग एग्जामाइनिंग इन्फॉर्मेशन टू असेस वेदर इट इज़ यूजफुल और रेलेवेंट एंड रिलायबल, कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है अपने डिसीजन को लेने के लिए, जो क्रिटिकली मैं थिंकिंग कर रहा हूँ, क्या वो इन्फॉर्मेशन रिलायबल भी है। क्या पता आपने इन्फॉर्मेशन ऐसी जगह से ले ली कि वो कह रहा हाँ हर एक इंजीनियर की डिमांड है, बट देयर आफ्टर परस्यूइंग योर इंजीनियर आप देख रहे हो कि मेरे सेक्टर की डिमांड श्रिंक होती जा रही है। ओके, अल्टीमेटली इज इवेल्युएटिंग दैट इन्फॉर्मेशन, कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने ऑब्टेन की है क्या वो किसी हद तक रिलेवेंट भी है या नहीं। ओके, इवेल्युएटिंग द इन्फॉर्मेशन। आगे देखते हैं क्रिटिकल थिंकर्स हैव, और क्रिटिकल थिंकर्स में क्या क्या खासियत होती है उनकी। ओके, क्या क्या प्रोज होते हैं उनमें, कौन कौन सी क्वालिटीज़ उनमें होती हैं। ओपन माइंडनेस, विलिंग टू एग्जामाइन मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यू। अगर आपने एक बार पहले ही डिसाइड कर लिया नहीं इंजीनियरिंग ही करनी है, सो देयर इज नो यूज ऑफ थिंकिंग अबाउट द बीएससी एंड सर्विसेज। ओके, ओपन माइंडनेस, हर चीज़ के बारे में सोचना, अपनी इच्छाएं को एक बार साइड में रख देना। ओके, अपनी कंडीशंस को, अपने एम्स को, अपनी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से कंबाइन करना। फ्लेक्सिबिलिटी, ओके, आप फ्लेक्सिबल कितने हो अपने आप को चेंज देने के लिए। रिजिड हो कि नहीं मेरे को करनी इंजीनियरिंग है। ओके,
गिव सम फ्लेक्सिबिलिटी, आप सोचो दूसरा। आई एम नॉट सेइंग कि डेविएट फ्रॉम योर पाथ और चेंज योर एम, बट फ्लेक्सिबल होने चाहिए आपका व्यूज। परसिस्टेंस यानी एबल टू फॉलो ए लाइन ऑफ रीजनिंग। ओके, परसिस्टेंस होता है किसी चीज़ पे लगातार काम करते रहना, उसी चीज़ पे बने रहना। इंटरपर्सनल सेंसिटिव, विलिंग टू रिस्पेक्ट द ओपिनियंस ऑफ अदर, दूसरों की जो ओपिनियंस आती है, फॉर एग्जांपल ये तो एक मुद्दा था, दूसरा कोई मुद्दा है, या फिर आपके पेरेंट्स बोलते हैं नहीं बेटा गो फॉर सर्विसेज, हमारे घर की कंडीशन ऐसी है, ये वो XYZ। ओके, सो यू शुड हैव दैट इंटरपर्सनल सेंसिटिविटी। पेपर में जब भी आपके ये क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे ओपन माइंडनेस, खुले दिमाग का होना, फ्लेक्सिबिलिटी होना, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल को हिंदी में क्या कहते हैं कि आसानी से वो अपने विचारों को चेंज करने वाला हो, वो हर एक की विचार एक्सेप्ट करने वाला हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को हर तरीके से चेंज करके सोचने वाला हो। ओके, ज़्यादा रिजिड नहीं, कठोर नहीं हो। ओके, परसिस्टेंस यानी लगातार किसी चीज़ पे काम करते रहना। इंटरपर्सनल सेंसिटिविटी, ओके, आपस परी में आप कितने सेंसिटिव हो। इंटरकल्चरल सेंसिटिविटी, रिस्पेक्टिंग द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक एंड वेरिएशन। फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हो कि आपके 5 बंदे बोल रहे हैं कि नहीं यार चलो ऐसे राइटिंग कंपटीशन करवाते हैं डिपार्टमेंट में, आपके कुछ क्लासमेट्स बोल रहे हैं नहीं डांस कंपटीशन होना चाहिए, फिर आपके कुछ क्लासमेट्स बोल रहे हैं नहीं 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 यार पेपर रीडिंग कंपटीशन करवाते हैं, या XYZ। ओके, तो यू शुड वाइल थिंकिंग क्रिटिकली कि यार ये होगा तो ये हो जाएगा, ठीक है मेरे डिपार्टमेंट में इतना फंड है, इतना ये है, हमारे पास इतने बंदे, इतना मैन पावर है, उसको मैनेज करने के लिए ये चाहिए, ऑडिटोरियम चाहिए, जगह चाहिए एंड XYZ। ओके, कि इतने बंदे आ सकते हैं पार्टिसिपेंट्स, उनको मैनेज करना। दिस इज़ ऑल अबाउट द क्रिएटिव थिंकिंग। तो इसमें इंटर कल्चरल, रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक एंड, फॉर एग्जाम्पल यू अराइव्ड एट ठीक है डांस कॉम्पिटिशन, किस तरीके का डांस कॉम्पिटिशन। ओके, हर जगह के हिसाब से हर कल्चर हर जगह फिट नहीं होता है। ओके, सो दिस इज समथिंग आई वांट टू टेल कि यू हैव टू कंसिडर अबाउट द कल्चर ऑफ अदर पीपल ऑल्सो, कि मेरे काम से वाइल थिंकिंग क्रिटिकली जिस डिसीजन पे मैं अराइव करूँगा, कहीं वो डिसीजन किसी के कल्चर एथिक्स को तो हर्ट नहीं कर जाएगा। ओके, सो यू शुड हैव दैट इंटर कल्चरल सेंसिटिविटी कि आपको सोशियो इकोनॉमिक वेरिएशन होना चाहिए। ओके, सो ये कुछ एक क्रिटिकल थिंकर्स में एबिलिटीज़ होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं। ओके, क्या क्या होती हैं हम दोबारा देख लेते हैं। वो ओपन माइंडेड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं दूसरों के विचार को लेके, खुद के विचार को भी, परसिस्टेंस होते हैं कि रीजन के बाद ही कोई ना कोई थॉट निकलेगा, विदाउट रीजन कोई थॉट नहीं। इंटरपर्सनल सेंसिटिविटी होती है उनमें, इंटरकल्चरल सेंसिटिविटी होती है। ऐसा कोई क्रिटिकल थिंकिंग के टाइम ऐसा कोई थॉट वो नहीं लेके आते जिससे क्या हो, किसी के भी कल्चरल, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी या सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, किसी भी तरीके का कोई भी एस्पेक्ट हर्ट हो। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट्स क्रिएटिविटी। हाउ? क्रिटिकल थिंकिंग इज क्रूशियल फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। हमने देखा था लास्ट टाइम भी, क्रिएटिविटी क्या है, जो पहले से एग्जिस्टिंग आइडियाज़ है उनमें कुछ फेर बदल करके उनको कंबाइन करके नए आइडियाज़ को फॉर्म करना इज क्रिएटिविटी। तो यू नीड क्रिटिकल थिंकिंग कि सपोज आपके पास 2 आइडियाज़ हैं, ठीक है, 3 आइडियाज़ हैं, आपको कोई 2 को कंबाइन करना है। इन 2 को कंबाइन करूँगा तो क्या होगा, इन 2 को कंबाइन करूँगा तो क्या होगा, क्या इनके प्रोज कॉन्स होंगे, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इन दोनों को कंबाइन करूँगा तो क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा, प्रोज कॉन्स क्या होंगे, क्या रिजल्ट आएगा। ओके, थिंकिंग ऑल दिस स्टफ्स। उसके बाद देखते हैं क्रिटिकल थिंकिंग इज क्रूशियल फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। खुद को रिफ्लेक्ट करने के लिए बड़ी ही जरूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग प्रोवाइड्स द टूल फॉर द पर्पज ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन। जैसे हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल एक बंदा सोच रहा है मैं गुड ओरेटर, कि मैं स्टेज पे अच्छा बोल सकता हूँ, लेकिन वो उसने क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग नहीं की अपनी एबिलिटी के बारे में, तो वो स्टेज पे जाके फंबल हो गया, ठीक है, फंबल मार दी उसने, या फिर वो अपना डिजायरेबल परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। तो उससे हुआ क्या, अगर उसने पहले से ही क्रिटिकली सोचा होता, हाँ यार इससे पहले मैंने कहाँ स्टेज पे बोला है, देखो मैंने आज तक कभी बोला तो है नहीं, तो मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, या बोला है तो मैं लास्ट टाइम फंबल कर गया था, ये मेरी वीकनेस है, मेरे को ये ओवरकम करनी है, ये मेरी वीकनेस रही थी तो मेरे को अब की बार ये रिपीट नहीं करनी है, एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। ओके, तो क्रिटिकल थिंकिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी है।
ओके, आप पेपर में कैसे लिख सकते हो, हाउ क्रिटिकल थिंकिंग इज हेल्पफुल, तो कि क्रिटिकल थिंकिंग प्रोमोट्स क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग इज गुड फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प्स अस इन मेकिंग गुड डिसीजन, क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प्स अस इन मेकिंग गुड डिसीजंस हो गया हमारा, प्रमोट्स क्रिएटिविटी पे हो गया, सेल्फ रिफ्लेक्शन पे हो गया, और क्रिटिकल थिंकिंग से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। वी कैन थिंक अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट, इट एक्सपेंड्स आवर होराइजन ऑफ माइंड, कि फॉर एग्जांपल कि कोई भी एक, जैसे अभी रिसेंटली अभी चल रहा है CAA प्रोटेस्ट चल रहे हैं पूरी कंट्री में, कि हाँ अगर ये है तो क्यों अच्छा है, क्यों बुरा है, अगर ये नहीं है तो वाई पीपल आर प्रोटेस्टिंग, क्या वो सही है या नहीं है, क्या वो गलत है तो क्यों है, सही है तो क्यों है। ओके, सो दिस इज, इट एक्सपेंड्स आवर होराइजन, इट एक्सपेंड्स आवर नॉलेज, तो इट अल्टीमेटली बूस्ट अप्स आवर पर्सनैलिटी। एन इंडिविजुअल विद क्रिटिकल थिंकिंग स्किल इज एबल टू डू फॉलोइंग थिंग, किसी की भी अगर क्रिटिकल थिंकिंग से, गहन सोच से वो क्या क्या काम कर सकता है। रेज पर्टिनेंट क्वेश्चंस विच आर क्लियर एंड प्रिसाइज, अच्छे क्वेश्चंस, ये नहीं कि जो मन में आया वही बोल दिया, नहीं, ऐसा क्वेश्चन जो रिलेवेंट है, ओके, वो रेज कर सकता है वो क्योंकि वो फाइंड कर सकता है उस क्वेश्चन को। आइडेंटिफाई द रिलेवेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइडिया, कोई भी आइडिया है उसकी रिलेवेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी महत्वता क्या है, ओके, उसको आप एनालाइज कर सकते हो। अंडरस्टैंड द लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन आइडियाज़ के बीच में लॉजिकल कनेक्शन क्या है, वो आप एनालाइज कर सकते हो। असेस स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है, कोई आपकी विचार का विरोध कर रहा है तो यू कैन एनालाइज कि हाँ वो क्या सोच रहा होगा, उसकी भी बात सही हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ओके, मेरे को कैसे रिएक्ट करना है, तो इट इवन एनहांसेज योर इंटरपर्सनल स्किल्स। डिटेक्ट इनकंसिस्टेंसीज एंड कॉमन मिस्टेक्स इन रीजनिंग, ओके, इनकंसिस्टेंस क्या होता है, कंसिस्टेंसी क्या होता है, लगातार किसी काम को करते रहना, और इनकंसिस्टेंट यानी रुक रुक के करना। डिटेक्ट इनकंसिस्टेंसीज एंड कॉमन मिस्टेक इन रीजनिंग, कोई भी रीजनिंग है, किसी भी टॉपिक को लेके हम रीजनिंग कर रहे हैं, रीजनिंग मतलब किसी चीज़ पे विचार करना, उसका अच्छा बुरा पहलू वो सब देखना, ओके, उसके बारे में, उसमें मिस्टेक्स को डिटेक्ट कर सकते हैं हम। एग्जामाइन बिलीफ्स को हम सोच सकते हैं, अजम्पशंस को सोच सकते हैं, ओपिनियंस को सोच सकते हैं, एंड वेट देम अगेंस्ट द फैक्ट, ओके, जैसे रिलीजन के कुछ बिलीफ्स होते हैं, हम क्रिटिकली उनको सोच सकते हैं, अगर इसको हटा दिया जाए तो क्या होगा, नहीं हटाया जाए तो, जैसे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट अभी किस पे सोच रहा है कि फॉर जेंडर बाइसेस होते हैं जो रिलीजन में, जैसे सबरीमाला केस में फीमेल्स को नहीं घुसने दिया जाएगा, ओके, दोज हु आर अंडरगोइंग देयर पीरियड्स उनको नहीं जाने दिया जाएगा, तो दिस इज द क्रिटिकल रीजनिंग। तो अब सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेगा, फैक्ट्स के अगेंस्ट, हमारी कंट्री के जो बिलीव्स हैं उनके अगेंस्ट रखेगा, और उनका जो भी अदर वो होगा, ये मैं बेसिक सा बता रहा हूँ, तो आप ऐसे बिलीव्स को, अजम्पशन को, ओपिनियंस को फैक्ट के साथ क्रिटिकली कंपेयर करके एक नए डिसीजन पे पहुँच सकते हो। लिसन केयरफुली टू द अदर एंड गिव फीडबैक, क्रिटिकल थिंकर्स, ऑब्वियस सी बात है, आप जब दूसरों को अच्छे से सुनो, देन ओनली यू कैन देन ओनली यू कैन थिंक क्रिटिकली अबाउट देयर ओपिनियन, और उसमें अपने फैक्ट्स ऐड ऑन करके आप कोई रीज़न पुट कर सकते हो, आप कोई ना कोई चीज़ पुट कर सकते हो। सस्पेंड जजमेंट अंटिल ऑल द फैक्ट्स हैव बीन गैदर्ड, बिना कुछ सोचे समझे, बिना फैक्ट्स को जाने आप कोई भी जजमेंट नहीं देते हो, ओके। लुक फॉर द एविडेंसेस टू सपोर्ट द अजम्पशन एंड बिलीफ और अजम्पशन को सपोर्ट करने के लिए आपके पास सबूत होना चाहिए, आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए, फिगर होने चाहिए। अजम्पशंस क्या होती है, सोची विचारी मन घड़ित चीज़ें, अज्यूम कर लेना कि मेरे को लगता है कि इतने % GDP गिर गई है, लेकिन गिरी कितना है, इतने %। अब कोई कह दे मेरे को लगता है कि GDP 2% गिरी है, लेकिन गिर कितनी चुकी है, 3%, दिस इज द फैक्ट, दिस इज योर अजम्पशन, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस है। और कोई क्रिटिकल थिंकर होगा तो वो सपोर्ट करेगा क्या, हाँ तुम्हें लगता है कि 2 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा इट इज 3, ये 2 नहीं है, ये 3 है। एडजस्ट ओपिनियन व्हेन न्यू फैक्ट्स आर फाउंड, अपनी फॉर एग्जांपल नया फैक्ट आया है तो उस हिसाब से अपने ओपिनियंस को, अपने विचारों को, अपनी सोच को एडजस्ट करना, ओके। कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल शुरू में सबको लगता था अर्थ इज फ्लैट, ओके, फिर नई स्टडीज ने बताया नहीं अर्थ इज राउंड।
अब ये बंदा है, जो भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला था, अब वो अड़े रहें, वो ना माने, सो दैट इज नॉट द क्वालिटी ऑफ अ क्रिटिकल थिंकर। ठीक है, आई एम जस्ट स्टेटिंग एन एग्जाम्पल, मेरे को नहीं पता वो उस टाइम क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ओके, रिजेक्ट इन्फॉर्मेशन दैट इज इनकरेक्ट और इररिलेवेंट और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग न्यू सॉल्यूशन, वो कि ओके ठीक है, मेरे को दिल्ली से अहमदाबाद जाना है, एक रास्ता है ट्रेन का जिसको लोग, हाँ चलो एक एयर का भी है, एक और रास्ता आजकल ओला उबर भी जाने लगी हैं, एक और रास्ता है कि बसेस भी जाती हैं। ओके, देयर इज अनदर वन वे, एक कोई ऐसी ट्रेन है जो डायरेक्ट जाती हैं एंड अदर वेज। तो एक ही प्रॉब्लम के कई कई अलग अलग सॉल्यूशंस भी वो दे कीप ऑन फाइंडिंग। ओके, सो दीज आर द सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ अ क्रिटिकल थिंकर। अब बात करते हैं क्रिएटिविटी की। क्रिएटिविटी जैसे कि हमने पहली बार, एबिलिटी टू इमेजिन और इन्वेंट समथिंग न्यू। और क्रिएटिविटी में न्यू मतलब ये नहीं कि पूरी नई चीज़ ही ईजाद कर देना, दैट इज इन्वेंशन। ओके, क्रिएटिविटी में क्या, जो एग्जिस्टिंग थी चीज़ें हैं, जो एग्जिस्टिंग आइडियाज़ हैं, उनको कंबाइन करना, उनको चेंज कर देना, उनको रीअप्लाई करके कुछ एक नई चीज़ को ईजाद कर देना या किसी नई चीज़ के साथ ऊपर आना। ओके, क्रिएटिविटी एनकम्पासेस द फॉलोइंग। क्रिएटिविटी किस किस चीज़ से बन के बनी है? इट इज़ एन एबिलिटी, एवरीवन हैज सब्सटेंशियल क्रिएटिव एबिलिटी, ऑफन ऑल दैट नीडेड टू क्रिएटिव इज टू मेंटेन ए कमिटमेंट टू द क्रिएटिविटी एंड टेक द टाइम फॉर इट। हर एक के अंदर एबिलिटी है, किसकी? क्रिएटिविटी की। हमें चीज़ क्या चाहिए? हमें टाइम देना पड़ता है किसी भी विचार को, किसी भी चीज़ को क्रिएटिव बनाने के लिए। ओके, अनदर इज एन एटीट्यूड। एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिएटिविटी इज ऑल्सो एन एटीट्यूड। कईयों का काम ही क्रिएटिव कर रहा है, जैसे आपने कई सारे लोग देखे होंगे, वो हर चीज़ में कुछ ना कुछ क्रिएटिव ढूंढ लेते हैं, उसको कुछ ना कुछ क्रिएटिव बना के अपना काम करते हैं, या किसी न किसी क्रिएटिव ढंग से चीज़ों को रखते हैं, रहते हैं। ठीक है, वो अब उनका एटीट्यूड बन गया है कि नॉर्मल से उनको थोड़ा सा क्रिएटिव होना ही है। ओके, द एबिलिटी टू एक्सेप्ट चेंज एंड न्यूनेस, ए विलिंगनेस टू प्ले विद द आइडियाज एंड पॉसिबिलिटीज। ये देखो, अब एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? एबिलिटी टू एक्सेप्ट चेंज एंड न्यूनेस, नई चीज़ों को और चेंज को एक्सेप्ट करने वाला हो। ठीक है, ए विलिंगनेस टू प्ले विद द आइडियाज एंड पॉसिबिलिटीज, आइडियाज और पॉसिबिलिटीज के साथ प्ले मतलब खेलने वाला, मतलब उनके बारे में विचार करने वाला हो, वो उसकी इच्छा में होना चाहिए। ए फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आउटलुक, द हैबिट ऑफ एंजॉइंग द गुड विच लुकिंग फॉर द वेज टू इम्प्रूव इट। ए फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आउटलुक, देखने का नज़रिए में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, चेंजेस को एक्सेप्ट करने वाला हो। हैबिट ऑफ एंजॉइंग द गुड, अच्छा काम जो हो रहा है उसको एंजॉय करे, चाहे मैं करूँ कोई दूसरा करे। ये नहीं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो वो अच्छा है, दूसरा कोई अच्छा काम कर रहा है तो दैट इज़ बैड। नो, क्रिएटिव लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। ओके, द हैबिट ऑफ एंजॉइंग द गुड वाइल लुकिंग फॉर द वेज टू इम्प्रूव इट। उसको अच्छा तो है, लेकिन आपको दिख रहा है कि इसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, उसके बारे में सोचना, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड दे आर हैविंग। और क्रिएटिविटी में क्या एनकम्पास होता है? क्रिएटिव पीपल वर्क हार्ड कंटिन्यूसली टू इम्प्रूव आइडियाज एंड सॉल्यूशन। वो कंटिन्यूसली मेहनत करते रहते हैं आइडियाज़ को बेटर बनाने के लिए, बाय मेकिंग ग्रेजुअल अल्ट्रेशन एंड रिफाइनमेंट टू देयर वर्क। ग्रेजुएशन थोड़ा थोड़ा चेंज करके, नई रिफाइनमेंट्स ला के, ओके, उसको क्रिएटिव बनाते रहते हैं। मतलब क्रिएटिव लोग ऐसा करते रहते हैं। कॉन्ट्ररी टू द माइथोलॉजी सराउंडिंग क्रिएटिविटी, वेरी फ्यू वर्क्स of creative excellence are produced with single stroke of brilliance. The creative person knows that there is always room for improvement. Contrary होता है किसी चीज़ का विपरीत। ओके, अगर उसके हम विपरीत देखें तो बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो पहली ही बार में बिल्कुल परफेक्ट बन गई। फॉर एग्जांपल, अगर हम ऐसे कंप्यूटर का लेते हैं, पहले वो बड़े बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे। ओके, उसके बाद कुछ अभी डेस्कटॉप्स आए थे। ओके, डेस्कटॉप के बाद फिर लैपटॉप्स आए, अभी लैपटॉप्स के बाद नोटबुक्स आ गई हैं, पैड्स आ गई हैं, और भी थिन आ गए हैं, मोबाइल्स आ गए हैं, टैबलेट्स आ गई हैं। तो देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर क्रिएटिविटी। ठीक है, अगर पहले ही साइंटिस्ट सोच लेते कि नहीं, ओके कंप्यूटर ईजाद हो तो गया, सो देयर इज़ नो नीड, लेकिन दे कीप ऑन इम्प्रूविंग, दैट इज़ देयर क्रिएटिविटी। दे डेवलप्ड पीसी, उसके बाद फिर लैपटॉप। आजकल तो पीसी भी लैपटॉप जैसे आ गए, उनमें बस एक स्क्रीन, माउस, कीबोर्ड रहता है, सीपीयू अपने आप पहले से इनबिल्ट है मॉनिटर के अंदर। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ
क्रिएटिविटी। ओके, सो क्रिएटिविटी एनकम्पासेस यानी किस किस चीज़ से मिलके बना है, किस किस चीज़ का इंग्रेडिएंट है। इट इज़ एबिलिटी है, एक एटीट्यूड चाहिए आपको, पहले तो काबिलियत चाहिए क्रिएटिव बनने के लिए, फिर एक एटीट्यूड चाहिए। ओके, एंड देन यू हैव टू, एक रात में कुछ नहीं होता, यू नीड टू गिव सम टाइम फॉर प्रोसेस, और उसके बाद फिर एक जो नई चीज़ बनती है दैट इज समथिंग क्रिएटिव। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर नहीं आ रही हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड दिस लीडरशिप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्रिएटिव पर्सन, वो क्यूरियस होते हैं, किसी चीज़ को जानने के बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं। ओके, क्यूरियस होते हैं। सीक्स प्रॉब्लम, सीक का मतलब क्या होता है, लेना। ओके, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, किसी चीज़ को लेना। सीक्स प्रॉब्लम्स को लेके उनको फिर रीडिफाइन करते हैं। क्रिएटिव प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करते हैं। इंजॉय चैलेंज को इंजॉय करते हैं। कीप ऑन थिंकिंग अबाउट ऑप्टिमिस्टिक, अलग अलग विचारों को एक्सेप्ट करते हैं, अलग अलग विचारों से सोचते हैं। एबल टू सस्पेंड जजमेंट, एक चीज़ को लेके जजमेंटल नहीं होते हैं, किसी चीज़ को लेके जजमेंट नहीं बनाते हैं। दे कीप ऑन इम्प्रूविंग, हर जगह उनको चेंज की आशा दिखाई देती रहती है। कंफर्टेबल विद इमेजिनेशन, कि हाँ कुछ चीज़ मैंने इमेजिन की, पर ज़रूरी नहीं हर एक इमेजिनेशन पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट हो, ये सब हम जानते हैं। तो ये कंफर्टेबल विद इमेजिनेशन। सीज प्रॉब्लम एज अपॉर्चुनिटी, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी, टू डेवलप वन सेल्फ। ओके, टू एनहांस वंस होराइजन, अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को और अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम का सोल्व करोगे तो आप और ज़्यादा अपना माइंड लगाओगे। ओके, सिक्स, सीज प्रॉब्लम एज इंटरेस्टिंग, प्रॉब्लम्स को इंटरेस्टिंग तरीके से देखते हैं। प्रॉब्लम्स आर इमोशनली एक्सेप्टेबल, प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करते हैं, इमोशनली उसको नेग्लेक्ट नहीं करते हैं कि यार प्रॉब्लम है, अरे छोड़ो यार। फॉर एग्जांपल, आपने स्टार्टिंग प्रिपरेशन जोश में स्टार्ट किया कि भाई आपका एम भी है, मेरे को IAS बनना है, लेकिन आप पढ़ते गए, लेकिन कुछ टाइम बाद सैचुरेशन की स्टेज आ जाती है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, आप फेड अप हो जाते हो चीज़ों से एंड यू गिव अप। नहीं, क्रिएटिव पर्सन कीप ऑन थिंकिंग, अरे चलो कोई ये टेक्निक नहीं, चलो इंटरनेट पे देखता हूँ और इसको हिस्ट्री को समझने की क्या अच्छी टेक्निक है, अरे चलो किसी टीचर से देखता हूँ, अरे चलो किसी एस्पिरेंट से बात करता हूँ, किसी IAS को ईमेल लिखता हूँ कि उन्होंने, कोई तो होगा ना, इंटरनेट पे सर्च करेंगे, अपने टीचर से पूछेंगे, बड़ों से पूछेंगे, रिश्तेदारों से पूछेंगे। सो दे कीप ऑन सर्चिंग द प्रॉब्लम, सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, चैलेंजेस अजम्पशंस को चैलेंज करना, यानी कोई चीज़ है बस अज्यूम कर ली है कि भाई अब कोई हमें बता दे कि भाई सूरज बस ईस्ट से निकलता है। ओके, पूरी दुनिया लगी ईस्ट से, लेकिन देयर आर सम पीपल जिन्होंने सोचा कि ईस्ट से ही क्यों निकलता है, फिर उन्होंने पाया कि नहीं, ये रोटेशन ऑफ द अर्थ है, अर्थ की पोजीशन यहाँ पे है, इसलिए ये हमें ऐसा लगता है कि ईस्ट से निकलता है। डज नॉट गिव अप ईजिली जल्दी से गिव अप नहीं करते, उसके ऊपर कैरी ऑन करते हैं, परसिवर करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। आई होप क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।